जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में। तो इस लेक्चर में उन लोगों के लिए है जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उन लोगों के लिए लेक्चर्स हैं। तो ये लेक्चर जो होंगे ये आपका कम्प्लीटली एग्ज़ाम्स बेस पे होंगे। जो आपके एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हीं को लेकर के होंगे, ठीक है। और पूरा एग्ज़ाम्स पे फोकस लेक्चर्स हैं होंगे। तो यदि आप 12th में हैं तो आप पैटर्न जानते हैं एग्ज़ाम्स का किस प्रकार क्या होंगे। जैसे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया है, जो कि आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला था, राइट। ये जो आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला था आपका दिसंबर मंथ में, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये आपका सब्जेक्टिव सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम्स जो हैं इसके साथ ही हो जाएंगे। तो ये आपका 40 नंबर का हो जाएंगे सब्जेक्टिव। तो हम लोग जो लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग का फोकस रहेगा इस पे, सब्जेक्टिव पे। इस पे क्या सिलेबस है, राइट, उसको हम लोग डील करेंगे। जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होंगे। एंड सेकेंड टर्मिनल से 40 नंबर के होंगे और आपका प्रैक्टिकल जो स्कूल से आपको मिलेंगे वो 20 नंबर का हो जाएंगे। यदि हम लोग सिलेबस का बात करें तो आप लोग को सेकेंड टर्मिनल एग्जाम्स में सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है और ये सिलेबस जो आपका जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस पैटर्न जो दिया गया है उस क्वेश्चन पैटर्न के बेस पे है, ठीक है। तो उसके बेस पे ये सिलेबस को यहाँ पे किया गया है। एक बार हम लोग क्वेश्चंस ना पैटर्न देख लेते हैं। एक बार जैक बोर्ड जो आप लोगों को क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन सेट पेपर दिया है उनको देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो आपके पास में ये रहा आपका क्वेश्चंस मॉडल सेट पेपर जो जैक बोर्ड में सेट करके दिया है। तो इसी के बेस में क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्या क्या है क्वेश्चंस पैटर्न, आप एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेट 1 का क्वेश्चंस है, ठीक। और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, 12th क्लास का है। आपका एग्ज़ाम्स कितने टाइम के लिए होंगे, तो 1-1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट के होंगे। कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए होंगे। आप यदि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो आपका टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 1 से 7 तक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर मतलब इस टाइप के हैं जिसमें आपको 7 में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 से 14 तक। तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट में आंसर देना पड़ेगा। और ये भी क्वेश्चंस कितना हो जाएंगे, 8 से 14 मतलब 7 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन को करने हैं। फिर थर्ड सेगमेंट जो आता है आपका वो 15 से 19 नंबर तक क्वेश्चन तक है। इसमें 5 क्वेश्चन में सिर्फ आपको कितना करना है, तो 3 क्वेश्चन को आपको करने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शंस को, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, पहला सेक्शन 1 में ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये इंटीग्रेशंस का है। सेकंड है जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। थर्ड जो है ना, ये आपका वेक्टर से है। फोर्थ भी वेक्टर से है। फिर नेक्स्ट भी वेक्टर से है। सिक्स भी वेक्टर से है। फिर सेवेंथ आपका प्रोबेबिलिटी से है। 8 का बात करें सेक्शन बी में, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 3 मार्क्स मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको करना है 7 में से। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये किसका क्वेश्चन है, तो ये आपका इंटीग्रेशन का है, ये भी इंटीग्रेशन का है। फिर आपका यहाँ भी इंटीग्रेशन का है, ये भी इंटीग्रेशन का है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन में फिर वेक्टर आ गया, 13 में फिर वेक्टर आ गया, 14 में आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। फिर सेक्शन सी में देखोगे आप, तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको 5 में से करने हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका वेक्टर आ गया, 18 में फिर वेक्टर आ गया, और 4th में है आपका LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपके टोटल 19 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका क्वेश्चन पैटर्न भी सेम रहेगा, जैसे मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है तो पैटर्न भी आपका एग्जाम्स में बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो हम लोग देखो, ये पैटर्न जो है ना आपका चेंज नहीं होता है। झारखंड बोर्ड में यही एक फ़ायदा है कि जो भी पैटर्न्स पूछते हैं वो पैटर्न्स आपके चेंज नहीं होते हैं, सेम पैटर्न्स पे पूछते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे पूछते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इजी हो जाता है आप लोग को पढ़ना और समझना, ठीक है। तो एक बार सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब सिलेबस की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सिलेबस यहाँ पे आ जाते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेशंस है, इसमें कौन कौन से पूछ रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस पूछ रहे हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे पहले, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस को कुछ हटा दिया गया है और आप कुछ क्वेश्चंस पार्ट जो है वो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के रखा गया है। तो सेकंड जो टर्मिनल एग्जाम्स होगा इसमें बस एक ही पूछा गया, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा जो सिलेबस में आप लोग का पार्ट है वो है आपका वेक्टर एलजेब्रा से, ठीक है। तो वेक्टर एलजेब्रा को हम लोग को बहुत अच्छा से हम लोग करने वाले हैं, सबको ही अच्छे से करने वाले हैं, पर सबसे बड़ा इसका वेटेज है। तो इसमें क्या क्या जानना पड़ेगा, आपका वेक्टर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शनल रेशियो क्या होता है वो जानना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस ये जानना पड़ेगा। यहाँ से और पूछते हैं क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू लाइन, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, यहाँ से आपका डेफिनेटली दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आपका तीसरा यहाँ से पूछेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पूछेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर फोर्थ पार्ट आते हैं आपका प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आपका एकदम सिलेबस को कम कर दिया है, इसमें बस बेसिक जानना है आपको, और जानना क्या है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानते हो तब कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर आते हैं आपका लीनियर प्रोग्रामिंग्स प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि सबसे आपका क्या है, ईजीएस्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा। तो यदि मैं सिलेबस का बात करूं और 12th बोर्ड जैक जो बोर्ड है उसका एग्ज़ाम्स पूछने का जो पैटर्न्स का मैं बात करूं तो वो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। आप उसका पैटर्न को पकड़ लोगे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप तो इजीली एकदम पढ़ने में आपको क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पूछता है, सेम फॉर्मूला पे पूछता है, ठीक है। तो सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ तो मैं 2015 से 10th बोर्ड वालों को किसी न किसी रूप में सहायता करता हूँ, ठीक है, मेरा योगदान रहा है स्टूडेंट में। फिर 2018 में मैंने 12th के मैथ्स का सिलेबस करवाया था, वो भी एंड, जैसे आप लोग को अभी मैं लेक्चर करा रहा हूँ उस टाइप से ही, एग्ज़ाम से पहले ही 15 से 20 दिन तक कराया था। और सिलेबस उस टाइम ज़्यादा था, 80 मार्क्स का था तो ज़्यादा था, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया था, और एक मार्क्स भी उन लोग का बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्क्स ही नहीं है, बहुत चीज़ लोग सीखे वहाँ से, बस 15 से 20 दिन का क्लासेस में। देन लास्ट ईयर में बात करूँ तो लास्ट ईयर में मैंने फिज़िक्स पढ़ाया था, 12th का फिज़िक्स पढ़ाया था, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम्स नहीं हुए लास्ट टाइम्स, ठीक है। और इस बार मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना पढ़ाया जाए आप लोग को भी, ठीक है, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए एग्ज़ाम से। और ये एग्ज़ाम देखो, ये जो अभी लेक्चर सीरीज आप अटेंड करोगे कम्प्लीटली आपका मार्क्स को एकदम बूस्टअप कर देगा और एक कॉन्फिडेंस देगा, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। तो हम लोग देखो कैसे हम लोग करने वाले हैं वो बताते हैं। हम लोग सबसे इजी कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका मुझे लगता है कि आप लोग का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पकड़ते हैं सबसे पहले। और हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले एलपीपी करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर वेक्टर करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एलपीपी, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेटली ये कितना मार्क्स आपको दे के जाने वाले हैं, तो 5 मार्क्स एकदम आपके पॉकेट में होना चाहिए एकदम आज के आज, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स दे के जाने वाले हैं। अब देखिए एलपीपी में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप से है और क्या है उसको पहले समझते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एलपीपी में देखो यहाँ पे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज यहाँ पे क्या है मैं बताऊँगा अभी, 3x + 2y इस टाइप से रहते हैं। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन को कैसे दिया हुआ है, जैसे x + y < 4 दिया हुआ है। सेकेंड कौन सा है, x - y < 2 दिया हुआ है, और x और y को > 0 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से एलपीपी में क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि आप कोई एक कंपनी है, या फिर सिंपल समझ लो कि आप कोई एक कंपनी चला रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। और आप बना रहे हो 2 प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या होगा, तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप बना रहे हो पेन, बना रहे हो, एक प्रोडक्ट हो गया,
और दूसरा बना रहे हो आप पेंसिल बना रहे हो, ठीक है। सिंपल एकदम एग्जांपल लेके चलते हैं। पेन बना रहे हो, पेंसिल बना रहे हो। अब आप बनाने के बाद में इसको क्या करोगे, बेचोगे। तो हमने रख दिया एक पेन का दाम रख दिया 5 रुपये में हम बेच रहे हैं, और पेंसिल का दाम रख दिया हमने 3 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम एक पेन तो नहीं बनाएंगे, तो पेन बनाएंगे हम लोग ढेर सारे। अब ढेर सारे में कितने, तो ये नहीं पता, वो वेरिएबल है, कितना भी हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग पेन बना रहे हो, वेरिएबल को हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। x नंबर ऑफ पेन हम लोग बना रहे हैं। वैसे ही पेंसिल का भी कितना नंबर भी बना सकते हैं, तो उसका वेरिएबल को ले लेते हैं हम लोग y, ठीक है। ये आपका रुपीज़ है, इतना रुपया में आप बेच रहे हो। अब आपका बेच रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लक्ष्य होना है आपको क्या करना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। फ़ायदा ही कमाओगे ना। तो प्रॉफिट जब फंक्शन है, इसको हम लोग ले लेते हैं, सपोज z ले लेते हैं। तो z ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि पेन को आप बेच रहे हो, तो सेल करोगे, ठीक है। तो सेल करोगे, सेल प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका प्रॉफिट का, क्योंकि जितना आप ज़्यादा बेचोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है। तो यदि आप यहाँ पे पेन को सेल करोगे तो कितना रुपया यहाँ पे मिलेगा आपको, तो एक का 5 रुपया है, और x नंबर बेच रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा। तो पेन से हमको कितना मिलेगा, तो 5 और x मिलेगा। वैसे ही पेंसिल से कितना मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 3 रुपया एक का है, और y नंबर बेच रहे हो तो टोटल पैसा पेंसिल से मिलेगा ये इतना। तो ये जो हो गया आपका पेन से मिलेगा, और ये कितना हो गया, पेंसिल से। ये वाला आपका पेन से, ये हो गया क्या, पेंसिल से। तो दोनों मिला के आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। दोनों मिला के आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या करना बोलते हैं, तो मैक्सिमाइज बोलते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू 5x + 3y, ठीक है। तो यही होता है कौन सा आपका मैक्सिमाइज, यही चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमाइज। तो इस मैक्सिमाइज का हम लोग नाम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितने टाइप का होते हैं, तो 2 टाइप का होते हैं। पहला हो जाएंगे आपका मैक्सिमाइज करने का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने का, और दूसरा होता है मिनिमाइज। दूसरा हो जाएंगे आपका मिनिमाइज। अब बात आता है मिनिमाइज कहाँ पे करोगे, तो मिनिमाइज देखो कोई भी सिचुएशन से कर सकते हो, जैसे यही एग्जांपल्स में लेके हम लोग समझते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल्स में लेके हम लोग समझते हैं। तो सपोज़ आपको मिनिमाइज कब करना है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कब मिनिमाइज होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिनिमाइज तब होगा, ऐसे समझ लो इसको, कि पेन बनाने के लिए आपको कुछ तो पैसे लगेंगे ना, ऐसे कुछ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लगेगा, तो कुछ तो उसका पैसा लगेंगे। तो एक पेन को बनाने के लिए कितना रुपया, तो 2 रुपया आपका खर्च जा रहा है, सपोज कर लो। ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, 2 रुपया जा रहा है। और कितना नंबर बना रहे हैं, तो नंबर तो सेम होगा दोनों के लिए, x बना रहे हो। फिर सेम यदि पेंसिल के लिए कितना लागत लग रहा है, बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो सपोज इसको ले लेते हैं 1 रुपया लग रहा है, कितना बना रहे हो, y बना रहे हो। तो यहाँ पे यदि हम लोग z इसको फंक्शन ले लेते हैं उसका लागत को, तो आपको हो जाएंगे 2x + 1y मतलब y। तो ये z को आप क्या करना चाहोगे, आप ये z को क्या करना चाहोगे, तो z को लागत को कम से कम करने का कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो इस कम से कम करने को ही हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। अब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन था ये बदल गया। अब क्या यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके होंगे 2 टाइप होंगे, एक मैक्सिमाइज करने का होगा, एक मिनिमाइज। मतलब आप करना चाहते हो तो क्या करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हो या फिर मिनिमाइज करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आपके क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ये थर्ड पार्ट, ये पार्ट जो होते हैं आपका ये वाला होते हैं, इसको देखते हैं। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आप पेन और पेंसिल बनाना चाहते हो,
तो क्या आप जितना चाहोगे उतना बना पाओगे? ऐसा बात तो नहीं है ना, जितना आप चाहोगे उतना तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि पेन जो बना रहे हो आप उसको बिकना भी तो चाहिए। तो बिकना भी आपके रास्ते में एक रुकावट हुआ, तो उसी रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और मैं वैसे रुकावट का बात करूं तो आपका यही एग्जाम्पल में आप जितना ज़्यादा पेन बनाना चाहते हो उतना नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपके पास में पैसा, वो भी तो एक लिमिट होगा, लिमिटेशंस होगा। आपके कुछ ही पैसे होंगे, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। तो वही जो लिमिटेशन होता है, जो आपके रास्ते में रुकावट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट किस फॉर्म में दिया हुआ है? तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और आपका दूसरा x माइनस वाई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई, आप जो भी ये बना रहे हो ना, ये दोनों को प्लस करोगे, वो 4 का इक्वल होगा या फिर 4 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों को सम करने पे ये क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मतलब ये आपके पास में एक बाउंड्री बना दिया गया कि इसी बाउंड्री के अंदर आपको रह के क्या करना है? आपका ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है। तो ये आपका कंस्ट्रेंट दे दिया गया। फिर लास्ट में ये जो लाइन लिखा रहता है, क्या लिखा हुआ है आपका? x, y शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सॉरी 0 लिखा हुआ है। तो ये क्यों है? इसको आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो, x और y क्या है? आप नंबर ऑफ पेन कितना बना रहे हो, नंबर ऑफ पेंसिल कितना बना रहे हो, वो है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल से ये समझ लो कि आप पेन पेंसिल बना रहे हो, तो आप कभी किसी को बोलोगे कि मैंने -2 पेन बनाया, -3 पेन बनाया, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे क्या कर दिया, समझा दिया गया कि x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। या तो 0 होगा, आप कुछ नहीं बना रहे हो तो 0 होगा, या फिर आपका कितना हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस में आप बनाओगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोग को ये बहुत मेथड से सॉल्व होता है, बट आप लोग को 12th में एकदम बेसिक पढ़ना है। अब जब आगे जाओगे तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशंस का। तो लेकिन आपको सिंपल सा भी क्या करना है? ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। तो अब चाहते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्ट कैसे सॉल्व होते हैं। तो आई गेस कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहाँ पे यूज़ करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो सेम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इसका अप्रोच होगा, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। बहुत आसान है, एकदम ध्यान से बस क्या करना है, देखते जाना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ये देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है? तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस यहाँ पे मैक्सिमाइज करने का है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करने का है। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट x प्लस वाई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 4 है, एंड x माइनस वाई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 2 है, एंड एक्स वाई कॉमा वो एक दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना है हम लोग को ग्राफिकली मेथड से। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए आपका ये जो 2 इक्वेशन है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखते हैं। सॉल्यूशंस क्या फंक्शन है? तो मैक्सिमाइज करने का है। क्या मैक्सिमाइज फंक्शन क्या दिया हुआ है? तो 2x प्लस 3x प्लस 2y, सॉरी, ये दिया हुआ है। इसी का आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अब जो कंस्टेंट पे जो 2 इक्वेशन दिया है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये जो लेस देन वाला साइन है उसको क्या करते हैं? हटाते हैं सबसे पहले। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपका ये इक्वेशंस भी लिखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ के लिए हम लोग को चाहिए कोऑर्डिनेट्स। कैसे ग्राफ बनाते हैं आप लोग नीचे क्लास में भी सीख चुके होंगे। अब ग्राफ में यहाँ पे ग्राफ के लिए प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ के लिए आप जानते हो यहाँ पे 2D है, 2 डायमेंशंस। तो आपका हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड में हो जाएगा, और इधर हो जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएंगे, और ऊपर में आप जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे में जाओगे तो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होते हैं। मतलब ये कंप्लीट वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ जहाँ मिलता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट्स होता है 0 और 0। तो ये ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। तो हम लोग को ग्राफ किसका बनाना है? तो ग्राफ बनाना है हम लोग को ये इक्वेशन का,
ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसका क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे देखो किस टाइप से अप्रोच करते हैं वो देखो यहाँ पे कि पहला क्या करते हैं ना, x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। इस x को पूरा को मैंने मान लिया 0, तब ये खत्म हो गया तो कितना बचा, y इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4। ये आप लोग का एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सेम नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक बार x को 0 किए, एक बार y को 0 करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ मैं, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो x बचा, x इज इक्वल टू 4, तो आपका यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 4, राइट। तो हम लोग को ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दो कोऑर्डिनेट्स से ना हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं इसका ग्राफ। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आपको कहाँ मिलता है, तो पूरे y एक्सिस में x इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4 गया है, तो +4 है, तो +4 आपका इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 समवेयर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखेंगे, x इक्वल 0 तो y इज इक्वल टू 4, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट्स हो गया। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, तो पूरे x एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 होता है। देन x इज इक्वल टू कितना आया है 4, तो x इज इक्वल टू 4 आपका कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, एक अंदाज़ा से ले लेना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हम लोग मिल गया। अब हम लोग इस दो कोऑर्डिनेट को ना क्या करते हैं ना, मिला देते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन से आप ग्राफ देख सकते हो, इसका पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन इसका बन गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस आपका, ये कंडीशंस को ध्यान से समझना है आप। ये क्या है आपका, लेस देन इज इक्वल टू 4 है, मतलब क्या है कि x प्लस वाई जो है वो 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब भी लेस देन इज इक्वल टू रहेगा ना, वो किधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ को हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, ओरिजिन की तरफ आएगा। यदि लेस देन इज इक्वल टू है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। देन हम लोग जाते हैं अब नेक्स्ट इक्वेशन में, एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लिए। अब दूसरा क्या है हम लोग के पास में इक्वेशन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेम जैसे हम लोग किया है, यहाँ पे वही कोऑर्डिनेट लाएंगे। सबसे पहले x को 0 मानो, तो x को आप यहाँ पे 0 मानते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसलिए y इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, यहाँ पे -2 आ जाएंगे। सिमिलरली आप y इज इक्वल टू पहले 0 मानते हो, तो y यहाँ पे पूरा 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आया, तो x इज इक्वल टू 2 आया आपके पास में। फिर इसको भी सेम ग्राफ बना दो, पहले x इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होते हैं, तो पूरे y एक्सिस में होते हैं। तो y इज इक्वल टू आप -2 है, आप ध्यान से देख सकते हो, तो -2 कहाँ पे जाएगा आपको, नेगेटिव y एक्सिस में जाएगा। तो कहीं यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -2, तो इसका कोऑर्डिनेट्स बन गया ये। फिर y दूसरा देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस में, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे देखो इसको अंदाज़ा भी ऐसे लगाना है। आप लोग x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे लिए थे ना, तो 2 है, मतलब इसका सेंटर पे बीच में ही कहीं पे बनेगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपका x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब ये ग्राफ को भी हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो आपका ये मिलता है। अब ये भी कंडीशंस क्या है यहाँ पे, तो लेस देन इज इक्वल टू वाला है, लेस देन इज इक्वल टू, तो ये भी कहाँ पे जाएंगे, ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, ओरिजिन की तरफ जाएंगे। यदि यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि यदि यहीं पे इक्वेशन में ग्रेटर देन ऐसे साइन रहता है, मतलब x प्लस वाई की तरफ ये वाला साइन मुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं ग्रेटर देन, तब ये ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं आके ओरिजिन से अपोजिट जाता, इधर जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेस देन है, इसलिए आपका कहाँ पे जाएंगे, तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक ग्राफ बन गया। अब ग्राफ के बाद में क्या करना है, तो हम लोग को खोजना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू को खोजना है। क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को खोजना है। अब कहाँ पे मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा, और ये कहाँ पे मिलेगा, x और y कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ये जो कंस्ट्रेंट बनाने हमने ग्राफ बनाया, इसको दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ग्राफ को जो बनाए हम लोग कंडीशंस हैं, उसको क्या करना चाहिए, सही सही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे सही होगा, उसको देखते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसी को समझते हैं, ठीक है। यदि मैं कोई भी एक पॉइंट कुछ अलग पेन ले लेते हैं, यहाँ रखता हूँ कोई पॉइंट्स, तो क्या ये सही है,
दोनों जो इक्वेशन हम लोग ग्राफ बनाए हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि पहला इक्वेशन को आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इधर आना चाहिए। मतलब ये ग्राफ से नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, तो ये तो ऑब्वियसली ऊपर है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे करके देखते हैं, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऊपर बोल रहा है, ये नीचे बोल रहा है, यहाँ तो होगा ही नहीं। यहाँ पे रख के देखते हैं क्या यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे यदि पॉइंट रखते हैं तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है इसको इधर होना चाहिए बोल रहा है, इसके लिए सही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं, ये इधर जाएगा, तो ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सेटिस्फाई करना है तो यहाँ भी पॉइंट नहीं होगा। अब हम लोग रख के देखते हैं इस ग्राफ में, इस यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी रख के देखते हैं इस रीजन पे। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि नीचे आना चाहिए, सही है बिल्कुल। ये ग्राफ बोल रहा है कि इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब इधर जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब ये जो रीजन है, कौन से रीजन है, ये जो रीजन है, मैं इसको, ये जो रीजन्स बन रहे हैं राइट आपका, एक सेकेंड, इधर आपका सॉल्यूशन नहीं है तो इसको मैं रब कर देता हूँ कन्फ्यूजन दूर होने के लिए, ठीक है। तो आपके पास में ये जो रीजन्स बना, कौन सा रीजन्स, ये रीजन्स, यहाँ पे देखो मैं सैडेड रीजन में कर रहा हूँ, ये रीजन्स। यहाँ पे कहीं पे भी आप पॉइंट रख के देखोगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो सैडेड रीजन है इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, राइट। मतलब दोनों ये जो रीजन जो है सैडेड एरिया का, ये दोनों इक्वेशन को, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, मतलब दोनों के जो लिमिटेशन था, बाउंड्री था, उसके अंदर में आ गया। अब सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेगा, तो सॉल्यूशंस के लिए चाहिए हम लोग को x का वैल्यू और y का वैल्यू, ऐसे वैल्यू जो इसको क्या कर दे, मैक्सिमाइज़ कर दे, इसको क्या कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा कर दे। तो हम लोग यदि x और y का वैल्यू को इस रीजन में ढूंढते हैं ना, तो इधर अब ढूंढोगे ना तो कम होगा क्योंकि x y का वैल्यू कम है, फिर इधर जाओगे तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्राफिकली मेथड में कि सॉल्यूशंस आप कहाँ पे सिंपल करने के लिए कहाँ पे ढूंढो, तो आप कॉर्नर पॉइंट पे ढूंढो। ये कॉर्नर पॉइंट बन गया, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन गया, और आपका ये कॉर्नर पॉइंट बन गया, और आपका यहाँ पे ओरिजिन बन गया। तो 4 आपका कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। आप उस कॉर्नर पॉइंट पे ढूंढो तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस कॉर्नर पॉइंट को नेम कर देते हैं A, ओरिजिन को B, यहाँ को C और यहाँ पे D। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ का A का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, B का कोऑर्डिनेट्स पता है, C का कोऑर्डिनेट्स पता है, लेकिन D का कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस D का कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे D पॉइंट पे देख सकते हो कि ये भी ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, तो x + y = 4 का है, और ये इक्वेशन जो 2 मैंने लिया था, ये ग्राफ इसका ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे, D पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, उस कोऑर्डिनेट्स को निकाल देगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ यहाँ पे निकालने के लिए। चलिए, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं, सिंपल सा मेथड है, x + y = 4 है, पहला इक्वेशन लिख दिया। फिर x - y = 2, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, और कैंसिलेशंस वाला है। तो आप देख एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो किसको कैंसिल करें, तो आप सिंपल से यहाँ देख सकते हो x + y में है, एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, सिंपल कट जाते हैं। तो यहाँ पे भी +x, तो ये कितना बचा, तो आपका 2x, और इधर भी प्लस में है तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो x = 6 / 2 = 3, मतलब यहाँ पे कितना मिला, x = 3 मिला। अब ये जो x का वैल्यू को कहीं भी पुट कर दूँ, तो हम लोग पुट करते हैं पहला इक्वेशन में 4, तो x का वैल्यू कितना मिला था, 3, तो उसके जगह में हम 3 लिख दिए, + y = 4। अब y = 4 - 3 = 1, तो y = 1 मिला। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिल गया, x = 3 रखने पे y = कितना आया, 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स आप लोग को मिल गया। अब प्रॉब्लम सिंपल हो गया, सारे कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर पॉइंट पे मिल गए, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो फिजिबल रीजन है, ये जो आपका फिजिबल रीजन्स है, इसी के अंदर में, ये साइडेड रीजन है, इसी के अंदर में सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन हम लोग ईजी करने के लिए क्या किए, हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स पे ढूंढे, क्योंकि आप इधर से जाओगे ना
तो सॉल्यूशन कम ही होगा, जो ऊपर जाओगे तो कम ही होगा। तो सिंपल करने के लिए हम लोग इसमें बोला जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉर्नर पॉइंट पे जो वैल्यू निकालोगे z का, वही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम लोग सिंपल करने के लिए कॉर्नर पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज का वैल्यू को निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो हमने लिया था पॉइंट ए, कौन कौन से पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे एंड डी कॉर्नर पॉइंट हमने ढूंढा था। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या था, तो ए का कोऑर्डिनेट्स आपका था, एक बार देखना पड़ेगा, 0 4 था। ए का कोऑर्डिनेट्स जो है आपका 0 4 है, बी का कोऑर्डिनेट्स ये ओरिजिन है तो 0 0 है, सी का कोऑर्डिनेट्स है आपका 2 0 है एंड डी का कोऑर्डिनेट्स है 3 और 1 है। ठीक है, तो इस कॉर्नर पॉइंट पे ढूंढेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट पे अब जेड का फंक्शंस क्या था, यहाँ पे जेड जो मैक्सिमाइज का जो फंक्शन था, तो जेड यहाँ पे लिखेंगे ए। इसका फंक्शंस क्या था आपका, सिंपल सा देख सकते हो, तो 3x + 2y, तो 3x + 2y, तो यहाँ पे है 3x + 2y। तो बस ये कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू को पुट करो, तो 3 × 0 + 2 × 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएंगे, 2 चौके यहाँ पे 8। वैसे ही बी पॉइंट पे चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग का लिखा हुआ था डायरेक्ट में वैल्यू, यहाँ पे देखो 3 = 0 × 2 × 0, तो दोनों 0 ही होंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएंगे 0। अब सी पॉइंट पे यदि चेक करते हैं तो यहाँ पे है 3 × 2 + 2 × 0, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो आपका 3 दूना 6। सिमिलरली आप डी पॉइंट पे चेक करते हो तो डी पॉइंट पे कितना मिल रहा है, तो 3 × y, x का वैल्यू है 3 + 2 × 1, मतलब 3 तिया 9 और 2 एका 2, 3 तिया 9 + 2 एका 2, दोनों मिलके होते हैं 11। तो अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि a का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 6 आया और d का वैल्यू कितना आया 11। मतलब जेड जो मैक्सिमाइज था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, तो डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा आपका, डी पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जेड डी = 11 आया ना, ये मैक्सिमाइज आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या था, तो 3 और 1 था, देख सकते हो। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल पे जो समझाया था उसको लेके समझाते हैं कि एक पेन जो बनाओ आपका 3 बनाओ और पेंसिल जो बनाओ 1 बनाओ, तो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। इसको प्रैक्टिकली नहीं देखना है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो हम लोग इसका इक्वेशन में अब क्या बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशंस ऑफ, या फिर बोल सकते हैं द मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, objective functions is 11, which is found at point D। पॉइंट D यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 1, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। आई गेस सिंपल है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि बन जाएगा। एक हम लोग और एक प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसको मिनिमाइज़ वाला देखते हैं, ठीक है। हमने अभी के प्रॉब्लम्स क्या देखा, तो ये मैक्सिमाइज है, और एक मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का और एक टाइप होते हैं जो कि मिनिमाइज टाइप का होते हैं। तो और एक प्रॉब्लम्स हम लोग मिनिमाइज का देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग का ये एलपीपी जो चैप्टर है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और मुझे भरोसा है कि डेफिनेटली आप लोग से ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो हम लोग उसको मिनिमाइज वाला को एक अलग सेपरेट वीडियो करके देखते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो रहा है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे।